बात होगी उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर भारी बवाल है। छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए हो रही महापंचायत में बाहर के उपद्रवी पहुंच गए। इन उपद्रवियों ने प्रदर्शनकारियों को उकसाने की कोशिश की। ये ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन पुलिस ने उपद्रवियों पर डंडे बरसाकर उनकी साजिश को नाकाम किया। ललिता गौतम की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर कल महापंचायत का आयोजन हुआ था, लेकिन भीड़ ने कलेक्ट्रेट के गेट को बंद कर दिया। गेट पर धरने पर बैठ गए, हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारी मेरठ के डीएम को बुलाने पर अड़े रहे। इसके बाद एक्शन में आए मेरठ के एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला। माइक के जरिए प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटने की अपील की। उसके बाद भी भीड़ हटी नहीं तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। मेरठ के एसएसपी ने खुद उपद्रवी को थप्पड़ मार दिया। पुलिस के मुताबिक मेरठ कलेक्ट्रेट के बाहर हुए प्रोटेस्ट को कुछ ऐसे उपद्रवियों ने उकसाया जो दूसरे जिले से मेरठ में आए थे और उन पर पहले से ही कई केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने इस मामले में 13 उपद्रवियों पर एफआईआर किया है, जिनमें से 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही है। मेरठ में ललिता गौतम मर्डर केस का मुद्दा लंबे समय से गरमाया हुआ है। कल दलित संगठनों ने महापंचायत का ऐलान किया था और इसी को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर थी। पुलिस के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। मेरठ के एसएसपी ने पहले तो प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, खुद माइक संभाला, कहा कि ये रोड किसी के पिताजी की नहीं है। आप सुने जरा क्या तनाव था। कोई रोड कम नहीं करेगा, खाली करिए रोड, किसी के पिताजी की रोड नहीं है। मजाक उड़ा के छोड़ दिया। कलेक्ट्रेट गेट है, मजाक चल रहा है। अच्छा, इसके बावजूद प्रदर्शनकारी माने नहीं तो एसएसपी अविनाश पांडे ने खुद पुलिस वैन के अंदर जाकर गिरफ्तार प्रदर्शनकारी और खुद को वकील कहने वाले शख्स रवि गौतम पर थप्पड़ बरसा दिए। ये देखिए तस्वीर। अब देखिए, इस प्रदर्शन में ललिता गौतम के परिजन भी शामिल थे। प्रदर्शनकारी सबसे पहले कमिश्नर चौराहे के पास पहुंचे और फिर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के गेट पर धरने पर बैठे। इसके बाद पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और कहा कि यहां पर प्रदर्शन करना गैर कानूनी है। मजमा है, टोटली गैर कानूनी है। ये तालाब ने क्यों ठीक है जी, आपका मेरा ऑफिस खुला है, सबके आगे कप्तान साहब का भी ऑफिस खुला हुआ है। डीएम साहब को क्यों नहीं बुलाते? यहाँ पे क्यों डर रहे हैं? मैडम, आपसे बता दी कि इस तरीके से बात नहीं होती है, ठीक है? इस तरीके से बात नहीं होती है। आपको बात करनी है, आपको अपने पॉइंट्स रखने। साक्ष्य नाम की चीज होती है, साक्ष्य नाम की चीज होती है। अंकित का साक्षी नहीं है इसमें। ये बताओ, अंकित को किसने हटा दिया? अंकित को किसने हटा दिया? किस धारा में बताओ? किसने बोला यहाँ से मर्डर की धारा में हो जा सकता है? किसने बोला? सीओ साहब ने कहा है। क्या बोला? 7 साल तक जिसका जितना साक्ष्य होगा उतना ही तो जाएगा। अंकित का आप लोग यहाँ बैठे हो, सब लोग बैठे हो, हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। पूरा प्रशासन जितना अपराध होगा उसको तो ये मामला आपको बता दूं, मेरठ कलेक्ट्रेट के बाहर हुआ बवाल 21 साल की छात्रा ललिता गौतम की हत्या से जुड़ा हुआ है। 15 मई को ललिता गौतम का अपहरण किया गया और फिर उसकी हत्या की गई थी। इस मामले में 16 मई को परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। 17 मई को युवती का जला हुआ शव ओक्सिया के जंगलों से बरामद हुआ था। फिर एक्शन हुआ। पुलिस ने अगले ही दिन मुख्य आरोपी अंकुश को अरेस्ट किया था, लेकिन छात्रा के परिजनों का कहना है कि इस वारदात में और भी आरोपी शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरठ में हुए बवाल के बाद पुलिस ने 13 उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज की है, 6 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में बाहर से गए हुए प्रदर्शनकारी रवि गौतम, दिग्विजय सिंह, ऋतिक भी शामिल है। पुलिस बाकी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर छापेमारी कर रही है। देखिए, इस प्रकरण में एक व्यक्ति है रवि गौतम, जो कि नोएडा सूरजपुर का रहने वाला है, जिसके ऊपर 4 मुकदमे हैं, जो पहले से भी इस प्रकार के कृत्यों में शामिल रहा है। दूसरा एक व्यक्ति है दिग्विजय सिंह, जो कि जनपद अमरोहा का रहने वाला है। अपने आप को किसान यूनियन के एक संगठन का सदस्य बताता है, एक गुट का, जो मुख्य किसान यूनियन है उन सभी से वार्ता की गई है, उनमें किसी में शामिल नहीं है। ये अपने आप को स्वयंभू संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। इस पर 9 मुकदमे हैं तथा 10 दिन पहले ही ये जनपद अमरोहा से जिला बदर किया गया है।
तीसरा व्यक्ति एक ऋतिक करके है जो थाना मेडिकल क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर भी हत्या के प्रयास का एक मुकदमा है और जेल से छूटने पर इसके द्वारा एक जाम लगाया गया था, जिसके प्रयास का भी इसके ऊपर पहले से मुकदमा है। इन 3 व्यक्तियों समेत 13 लोगों पर नामजद FIR की गई है। अब मामला तो कानूनी था, लेकिन ये जाति का बन गया है। नहीं, ये इसमें 2-3 चीज़ें हैं, बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं मीनाक्षी जी, जिसको समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मेरठ का मामला नहीं है। आप देखिए, बंगाल में एक मासूम बच्ची के साथ, 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या की गई और भीड़ ने एक व्यक्ति को पकड़ के पीट करके मार डाला। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि वह व्यक्ति निर्दोष था और उसके बाद फिर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यहाँ भी यहाँ मई के बाद ये घटना भी यहाँ हो रही है। बिहार में हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति इनकाउंटर में मारा गया, तिवारी। तो हाँ, भरत तिवारी, वहाँ बिलौटी गांव में, वहाँ जो है महापंचायत हो रही है लगातार जाति की। तो ये जो विक्टिम्स को एक तो जाति में घेरना, फिर जातियों की महापंचायत होना, ये सरकार के ऊपर, सरकार का जो कानून का राज है, उस कानून के राज के ऊपर एक बड़ा सवाल है। एक तो इस तरह की चीजें रुकनी चाहिए। अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय अपने विम्स से, आप ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस कह रही है कि अमुक व्यक्ति आरोपी है, आप कहिए कि नहीं, अमुक व्यक्ति के साथ साथ अमुक और भी आरोपी हैं, उनको भी पकड़िए। और पुलिस नहीं पकड़े, अगर सबूत नहीं हो, नहीं पकड़े, तो फिर आप प्रदर्शन करें, तोड़फोड़ करें, आंदोलन करें। लोगों को, बेकसूर आदमी को एक बंगाल में जिस तरह से घेर करके मार दिया गया, तो ये जो लिंचिंग हो रही है, इस तरह ये इसमें भी, क्योंकि ये मामले में बाहर से आए हुए जो है, अभी की घटना, तो प्रदर्शन में घटना है जी। लेकिन जब पुलिस ने घटना खुलने के अगले ही दिन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो ये परिवार को पुलिस के ऊपर क्यों भरोसा नहीं हो रहा है? क्या पुलिस की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी है? ये 17 मई को जब मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया, 17 या 18 मई को, तो आज ये तो घटना जो हुई है, ये तो जुलाई की, ये तो घटना है, तो 8 जुलाई की घटना है जो उपद्रवी बाहर से आए। तो ये इसका मतलब प्लान करके दलित वोट का, दलित वोट का हो, ब्राह्मण वोट का हो या पिछड़े वोट का हो, हम तीनों जगह का मामला बता रहे हैं, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये जातियां फिर इस तरह के आपराधिक मामलों में सक्रिय हो रही हैं, महापंचायतें बुलाई जा रही हैं। ये तो कानून के राज के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है ना। इस तरह के चीजों को रोकना चाहिए। कानून का इकबाल बहाल हो, कानून, पुलिस जांच करे, पुलिस सजा दिलाए। और फिर जाति फिर सबकी ढूंढी जा रही है कि थप्पड़ मारने वाला पुलिस वाला की जाति क्या था, जिसको थप्पड़ पड़ा उसको, वो फिर सब, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये फिर इसको राजनीतिक चश्मे से फिर देखने की कोशिश हो रही है। 15 साल बाद बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता से दूर हो गई, उनकी पार्टी टूट गई, सिंबल पार्टी छीनने की टेंशन है और इस बीच ममता बनर्जी शुभेंदु सरकार को घेरने की कोशिश में है। नहीं, हमको महिला लोगों को मारा है, हमारा कोर्ट का परमिशन था, हमारा हाई कोर्ट से परमिशन था, तब भी वो बीजेपी हमारा एरिया में भी सुबह में हमको थ्रेट किया, बाइक करके, रैली करके, पूरा रास्ता में माइक बजाया। हमारा महिला लोगों को भी मारा है, पीटा है, सबको खून निकल रहा है, हम उसको रेस्क्यू कर रहा है। पुलिस हैव बिकेम द बीजेपी कैडर, आई एम सॉरी टू से। दरअसल ये पेशेंस क्यों जवाब दे रहा है, इसका बैकग्राउंड भी आप समझिए। ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक नई परेशानी उनके और उनकी पार्टी के सामने खड़ी हो रही है। पहले बागी गुट ने टीएमसी के बैंक खातों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, उसे फ्रीज किया गया। आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और अब ईडी ने टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, जिसमें टीएमसी के 440 करोड़ रुपए जमा हैं। यानी कि ममता बनर्जी को आज हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के मामले में टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई है। दरअसल ईडी ने कोलकाता और उसके आसपास के केरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के 5 ठिकानों पर रेड की। ये कंपनी एविएशन सेक्टर में काम करती है। बताया जा रहा है कि टीएमसी ने अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच 160 करोड़ रुपए केरवेल कंपनी को ट्रांसफर किए थे। केरवेल कंपनी ने इनमें से करीब 83 करोड़ दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किए। कंपनी ने 112 करोड़ रुपए में एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट और 1 अगस्ता 109 एसपी हेलीकॉप्टर खरीदे। इसके साथ ही कंपनी ने इसके लिए केमन आइसलैंड कंपनी से $1.7 मिलियन का एनेक्श्योर लोन लिया। तो अब ये तो सारी डिटेल है, वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। परेशानी नहीं होगी तो क्या करेंगे सज्जन जी? अपने ही कार्यकर्ता को तो थप्पड़ जड़ेंगे ही ना। अपना अकाउंट फ्रीज हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस आ गया, भ्रष्टाचार का मामला है, कंगाली का द्वार खुल गया। अब क्या कहा जाए? नहीं, देखिए, जिन पार्टियों की आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा केंद्रित पार्टियां होती है, वहाँ पे भी आपको
कहते हैं कि एक फिनेंशियल बैकअप चाहिए, क्योंकि पार्टी को चलाना, अपने सारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग, अपने जो आपके कार्यालय हैं, जनता से मिलने का, लोग आ रहे हैं उनको चाय पिलाएं, सब कुछ करें। वैसी स्थिति में विचारधारा केंद्रित पार्टियों के लिए भी जरूरी है। टीएमसी के साथ ये दोहरी चुनौती ये है कि एक तो इनके पास जो भी रिलेशन था, कार्यकर्ता थे, सब लोग थे, सब ट्रांजैक्शनल थे, सब अपने लाभ के लाभार्थी थे पार्टी के साथ जुड़ के, और कोई विचारधारा की पृष्ठभूमि नहीं थी। वैसी स्थिति में जब आपके पास कोई सत्ता चली गई, साथ में फंडिंग भी चली जाए जो आपके पास है, तो पार्टी को छोड़ते, अभी अब हम लोग देख रहे हैं कि विधायक छोड़ रहे हैं, सांसद छोड़ रहे हैं, धीमे धीमे आप देखेंगे कि इनके सारे कार्यकर्ता वगैरह जो भी जिस पद पे छोटे छोटे हो, सब इस होड़ में रहेंगे कि छोड़ के कहीं और चले जाएं। तो निश्चित तौर पे एक डेस्परेशन है। और देखिए, ममता बनर्जी हमेशा से एक कहते हैं ना, थोड़ी बहुत उनका विम्सिकल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड। तो ये थप्पड़ चलाना जो है, एक तो पहले से इनका, उमा भारती का भी देखिए, एक बार उन्होंने थप्पड़ चला दिया, फिर कहा ये तो मेरा भाई है, मैं इसे मार सकती हूँ। तो ये भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। बट वैसी स्थिति में दिखा रहा है कि हाँ, पार्टी की स्थिति धीरे धीरे बिल्कुल डेस्परेट हो रही है। ममता का ये लास्ट अटेम्प्ट है, वो चाह रही है कि वो अपने पुराने फॉर्म में आके फिर से स्ट्रीट पे जाएं। अभिषेक कहाँ है, जिनके कारण ये सारी स्थिति बनी है? ममता तो चलिए फिर भी वो कोशिश कर रही है, लास्ट डिस्ट एफर्ट जो होता है कि लाएं अपने पुराने फॉर्म में। बट वो कहते हैं ना कि अपने पास्ट हर प्राइम आ चुकी है, अपने प्राइम जो था उससे आगे आ चुकी है। जनता की नजर में अब उनकी प्रासंगिकता आगे भविष्य की राजनीति के लिए मुझे नहीं लगता है बंगाल में बची है। महाराष्ट्र से खबर आपको दे दें। महाराष्ट्र विधानसभा में मिसिंग लिंक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस नाराज हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर उलूल जुलूल लिखने वालों को चेतावनी दे दी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जिन लोगों को कोई पूछता नहीं वो मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने गलत तरीके से महाराष्ट्र का अपमान किया तो छोड़ूंगा नहीं। अगर महाराष्ट्र क्या है ये तो नहीं पहुंचता, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। ये सीएम को गुस्सा क्यों आ रहा है इतना? देखिए, उसके राजनीतिक कारण है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बड़ा लंबा इशू है। वो राजनीतिक कारण है। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ क्या घट रहा है। जैसे अब ये जो एकनाथ शिंदे का मामला हुआ कि उनके वो ताकतवर हो रहे हैं, एमपी हो गए, उनके एमएलएज हैं, और शरद पवार की मुलाकात हुई है एकनाथ शिंदे से। वो थी तो बैठक सरकारी, लेकिन 18 साल बाद उस सरकारी मीटिंग में शरद पवार गए थे, और उसी बैठक में एकनाथ शिंदे के कमरे में ही वो बैठक हुई जहां शरद पवार के एमएलएज भी थे। तो एकनाथ शिंदे के पास शरद पवार का जाना, उनकी बैठक 18 साल के बाद उस बैठक में जाना, ये चर्चा है कि दिल्ली से कोई व्यक्ति एकनाथ शिंदे को मजबूत कर रहा है। वहां चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस सुनेत्रा पवार को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ चर्चा है कि प्रफुल्ल पटेल और उनके दूसरे को गैर मराठा जो चेहरे हैं सुनेत्रा पवार की पार्टी के, उन लोगों ने मूव किया है नया चुनाव आयोग में, वो वहां अध्यक्ष बनाने की वो अपना क्लेम करना चाह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। तो ये जो खींचतान है, एक मतलब ये स्पष्ट रूप से डिवीजन हुआ पड़ा है, और वो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव तनाव मुख्यमंत्री भी महसूस कर रहे हैं। एक तो वो बात है, वो राजनीतिक मामला है। लेकिन ये जिस मामले को लेकर के जिस मिसिंग लिंक की बात कर रहे हैं, अगर सड़कें धंस जा रही हैं, नई बनी सड़क अगर टूट जा रही है और उस सड़क टूट जाने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, गाड़ियां गिर जा रही हैं नदियों में, हालांकि अब ये बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है पुणे से लेकर के सब जगह, पुणे ठाणे सब जगह। उसके बावजूद अगर कोई उसके बारे में लिख रहा है, अगर वो कोई कमी बता रहा है, अभी यहीं गुड़गांव में सड़क धंस गई और 10-10 किलोमीटर का जाम लगा, तो कोई नहीं लिखेगा इसके बारे में। तो अगर ये कमी है, एक उस कमी के बारे में कोई बता रहा है, तो उसको लेकर के इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये महाराष्ट्र इसके पीछे का वो राजनीतिक पहलू जो है वो वही महसूस कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र का अपमान कैसे हो गया अगर कोई टूटी हुई सड़क के बारे में लिख रहा है तो। ठीक, आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की, अमेरिका ईरान युद्ध की। अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर खत्म हो चुका है। ईरान के कोनार्क और चाबहार समेत कई शहरों में अमेरिकी सेना की एयर स्ट्राइक जारी है। इससे पहले अमेरिका ने मंगलवार को भी ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। चाबहार पोर्ट पर कई धमाके देखे गए। चाबहार के पास ईरानी मिलिट्री बेस पर भी अमेरिका ने हमला किया। चाबहार के साथ साथ बुशहर और सिस्तान में भी अमेरिकी लड़ाकू जहाजों ने भीषण बमबारी की।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नाटो समिट के दौरान कहा था कि अमेरिका ईरान पर फिर से बड़े हमले कर सकता है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के कोनारक, चाबहार, बंदर अब्बास और बुशहर समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की। ईरान की सरकारी एजेंसी IRIB के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाके सुने गए, जिसके बाद एयर डिफेंस को एक्टिव किया गया। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अबू मूसा द्वीप पर कुल 10 धमाके हुए। चाबहार में एक अस्पताल पर दागे गए हथियार का मलबा आकर गिरा है। तो गल्फ में ये जो फिर से एक हंगामा शुरू हो गया है, वॉर गेम ऑन हो गया है। सब कुछ तो पटरी पर था, ये सब बेपटरी कैसे हो गया? नहीं, देखिए, पटरी पे लाने की कोशिश की। बॉटम लाइन ये था कि अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप कोई लड़ाई नहीं चाह रहे हैं ईरान में, और ईरान भी देख रहा है कि उसे जो बार्गेनिंग लेवरेज मिल रहा है जिन चीज़ों का, उसको वो खोए नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पे वही होता है कि किसकी शर्तों पे, हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी में, कि इसके बाद देखिए जब उनका अंतिम संस्कार हुआ खमैनी का, तो उसमें ईरान की सोसाइटी और रिजीम दोनों ने एंटी अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, उसमें ट्रंप के खिलाफ भी लगे। इजराइल के साथ अमेरिका को भी टारगेट किया गया। चलिए, ये बात पता है, वो होती है। लेकिन उसके साथ दो चीजें कि हॉर्मुज पे ईरान लगातार अपनी पोजीशन को स्टेटमेंट के जरिए स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है और एक्शन के लिए भी तैयार है। हॉर्मुज फिर बंद होगा? बंद हो सकता है, उस संभावना को नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि या तो अमेरिका बिल्कुल ब्लिंक तो कर गए हैं ट्रंप, पहले ही शर्त मान के, अब है कि क्या वो ईरान की इस शर्त पे कि उसका रेगुलेशन और टैरिफ कहे या कुछ भी करे वो ईरान करेगा। इस पे या तो राष्ट्रपति ट्रंप मान जाए, अगर वो मान जाए तो उनकी किरकिरी होगी। और दूसरा है IAEA, बाकी इंस्पेक्शन तो छोड़िए, IAEA तक को परमिशन अभी ईरान नहीं दे रहा है कि आप आके हमारा एनरिच्ड यूरेनियम का इंस्पेक्शन करें। तो ये दो जो शर्तें हैं उसमें है कि पहले दोनों की तरफ से क्या है कि ये सब हो कि अमेरिका कहता है कि इन दो चीजों को तुम पहले रिजॉल्व करो, हॉर्मुज को बिल्कुल क्लियर करो और इसको इंस्पेक्शन को अलाउ करो और कहो कि सरेंडर करोगे, फिर हम तुम्हारा फ्रोजन एसेट जो है वो खोलेंगे। ईरान कहता है कि पहले आप खोलिए, फिर हम उस पर विचार करेंगे। तो वैसी स्थिति में बात जो है राष्ट्रपति ट्रंप के व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की भी है, और उसी कारण से ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन जो है वो नाटो का समिट जो टर्की में हुआ उसमें हुआ कि मैं अगर चाहूं तो बड़ा लग रहा है कि मुझे, मैं कोई डील विल नहीं चाहता हूं, बड़ा हमला कर सकता हूं। कह रहे हैं कि मैं टारगेट नंबर 1 हूं ईरान का। अभी तक तो ईरान का टारगेट नंबर 1 नेतन्याहू थे। देर रात अमेरिका के ईरान पर हमले जारी रहे और अमेरिकी सेना ने ईरान के चाबहार पर बड़ा अटैक किया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी हमले में चाबहार में भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान में शायद बेहिश्ती डॉक, पुलिस स्टेशन डॉक भी शामिल है। चाबहार पोर्ट पर ईरानी मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया। चाबहार में IRGC नेवी का इमाम अली बेस है, जिस पर हमला होने के बाद सामने आई है। जानकारी के मुताबिक शहर के डॉक, समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल टावर और पुलिस स्टेशन डॉक पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और चाबहार का आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है। ईरान के दक्षिणी इलाकों में भी देर रात धमाके देखे गए। अबू मूसा द्वीप जो हॉर्मुज स्ट्रेट के पास है, यहाँ धमाके सुनाई दिए। दक्षिणी शहर सिरिक के तहरुई गांव के पास भी 3 धमाके हुए। बुशहर के चोगादक इलाके में भी करीब 7 धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। रिपोर्ट आपको बुशहर की भी दे देते हैं। बुशहर में IRGC के बेस और ड्रोन लॉन्च साइट को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना ने UAV लॉन्च साइट पर हमले किए। बुशहर में हमलों के दौरान कई जगहों पर धमाके हुए हैं। अमेरिकी हमलों के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद बुशहर में कई जगहों पर आग लगने की घटना भी सामने आई। अब ये जहां जहां जो घटनाएं घटी हैं उसकी तस्वीरें और अपडेट तो हम देते चल रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ईरान का टारगेट नंबर 1 हूं, आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि आप ईरान के टारगेट नंबर 1 हैं, दूसरी तरफ आप नेगोशिएट भी कर रहे हैं, टेबल पे बात भी चल रही है, फिर धमाके पर धमाके कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? देखिए, ये सिंपल सीधे शब्दों में कहें तो जो अभी नुकसान हुआ है ईरान के सामने, एक तरह से मैसेज ये गया है कि अमेरिका ने सरेंडर किया है, ईरान ने झुकाया है अमेरिका को। तो उससे जो एक छवि बनी है, मैसेज क्या गया सर? यही सही भी हकीकत है, मतलब ये सत्य भी है, ये सच भी है। लेकिन अब उससे जो उनकी छवि को नुकसान हुआ है, ट्रंप उसको रिक्लेम करने की कोशिश करना है। ऐसे रिक्लेम कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे।
वो उन्होंने जो बातें कही हैं, जो समिट में अंकारा में उन्होंने कहा नाटो की मीटिंग में, वो उससे ये लग रहा है कि वो उस छवि को रिक्लेम करने के लिए एक बहाने की तलाश में थे। और उन्होंने बहाना ये बनाया कि ईरान ने होर्मुज में 3 जहाज़ों को अटैक किया है। 3 जहाज, जिस ईरान का कहना है कि वो तीनों जहाज हमारे बताए रूट से नहीं, सीरिक से घूम कर जाने के बजाय ओमान वाले रास्ते से जा रहे थे, तो हमने उनको चेतावनी देने के लिए अटैक किया। इसको अमेरिका आधार बना रहा है, जबकि इसी अमेरिका ने थोड़े दिन पहले उसी जगह पर 3 जहाजों को अटैक किया। अमेरिकी मरीन ने जहाजों को डूबने के लिए छोड़ दिया, भारत के 3 मरीन उसमें बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ये अमेरिका ने किया, और वो अमेरिका अब ईरान पर इस बात के लिए हमला करेगा कि तुमने जहाजों को अटैक किया। तो ये एकदम मतलब बिना मतलब की बात है, बेसिर पैर का बहाना है, इसका कोई आधार नहीं है। अब ट्रंप अपनी छवि को रिक्लेम करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है अमेरिका से उनको फीडबैक नहीं, ये रिक्लेमेशन नाटो कंट्रीज के सामने लेकर वो फिर क्या हासिल करेंगे? नहीं, नाटो से तो उनको ऑलरेडी मतभेद हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि नाटो इसमें उनको सपोर्ट करेगा। वो इटली और स्पेन ने तुरंत मना कर दिया, और उसके बाद स्पेन के ऊपर आप आर्थिक पाबंदी लगाने जा रहे हैं, यूरोपीय कंट्री के ऊपर आप अमेरिका आर्थिक पाबंदी लगाने जा रहा है। तो अपनी टफ इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी जो मिड टर्म अमेरिका का होता है वो बड़ा चुनाव होता है। मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी सीटों के लिए चुनाव होंगे, 34 राज्यों में गवर्नर का चुनाव होगा, 33 सीनेटर चुने जाएंगे, बड़ा चुनाव होता है अमेरिका। ट्रंप तो लेकिन वैसे भी कमजोर दिख रहे हैं, बहुत कमजोर। तो अपनी ये जो टफ इमेज है उसको रिक्लेम करना चाह रहे हैं ईरान के ऊपर फिर से हमला करके, और ये कि हम उसको अपनी शर्तों पर फिर निगोशिएशन आगे बढ़ाएं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं अमेरिका में, जो होगा नहीं, इससे फिर और ज्यादा किरकिरी होगी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं, वो क्या कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे से, आप सुने। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। साथियों, इंडो पैसिफिक केवल 2 महासागरों का संगम नहीं है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के शेयर्ड एस्पिरेशंस का भी प्रतीक है। रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए आज हमने एक महत्वपूर्ण जॉइंट डिक्लेरेशन जारी की है। भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर से हम डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ने पर काम करेंगे। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी।
हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी साझा है, हमारे संकल्प भी अटूट है और हमारा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। हमारा यह भी मानना है कि विश्व के अनेक भागों में चल रहे तनावों और युद्धों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की सबसे विशिष्ट ताकत हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा है। भारत में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने से हमारी नॉलेज पार्टनरशिप में नया अध्याय जुड़ा है। हम दोनों देशों के बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और टूरिस्ट के बीच आदान प्रदान बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। साथियों, आज जब हम दुनिया की स्पोर्टिंग कैपिटल मेलबर्न में है, तो स्पोर्ट्स की बात न करना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट में टॉस के बाद मैच ही शुरू न करना। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है। डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। फ्रेंड्स, आज की हमारी चर्चा का भाव स्पष्ट रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप केवल वर्तमान की नहीं, भविष्य की पार्टनरशिप भी है। हम हमारे साझा विजन पर मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर एल्बेनीजी, आपकी मित्रता, आपकी प्रतिबद्धता और आज की सार्थक चर्चा के लिए मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे और 140 करोड़ भारतवासियों को जल्द से जल्द भारत में एक बार फिर आपका स्वागत करने में खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर खुलकर बात रखी। भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता कैसे और मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऑस्ट्रेलिया दौरा है और बात क्रिकेट की भी उन्होंने कही कि उसकी भी अपनी एक भाषा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। आतंकवाद मानवता के लिए बड़ी चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की धरती से आतंकवाद के ऊपर प्रहार किया।